हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए अपनी ही किताब यानी कि द पाथ टू विक्ट्री का कुछ जो चीज़ है वो समझाने के लिए आप लोगों के पास आई हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आपको मिल्टन और ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज भी मैं वही लेकर आई हूँ। वीनस एंड एडोनिस पोएम के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। तो वीनस एंड एडोनिस पोएम जो मेरी किताब में दी गई है यानी ये पाथ टू विक्ट्री में, और पार्ट टू विक्ट्री जो बुक है मेरे द्वारा लिखी हुई बुक है। और उसमें जो है उसका कुछ कंटेंट जो है मैं स्टूडेंट्स को इसलिए बताती हूँ कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये किताब भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आप इस किताब को ख़रीदते हैं। और जो लोग किताब ख़रीदना चाहें, बाकी हमारे पायनियर बैच के साथ और बाकी और बैचेस के साथ वो जा भी रही है किताब, तो मतलब नोट्स के तौर पे। तो आज मैं आपको वीनस एंड एडोनिस फ्रॉम पार्ट टू विक्ट्री एंड नॉन फाइनाइट्स फ्रॉम पार्ट टू विक्ट्री, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे कि ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का वो ज़रूर पूरा हो। और वो पूरा कैसे होगा? पहले भाई मेहनत अच्छे से करनी है, सही दिशा में मेहनत करनी है, अपने आप को भ्रमित नहीं करना है। कोई भी ऊटपटांग खबर अगर आ रही है तो उससे भ्रमित नहीं होना है। और एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसका मतलब यही होता है कि हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए, सही सीखने की ललक होनी चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिलेक्शन। और भाई देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, जिनको नहीं पता है मैं अभी बता दूँ, पाइनियर प्रैक्टिस बैच। बेसिकली ये बैच क्या है क्या नहीं है इसके बारे में लेट मी टेल यू। ये जो बैच है हमारा हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, इंग्लिश सूत्रा करके। तो उस पे क्या है कि ये ना कई सारे अगर आप डालते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो ये दो बैचेस हैं, एक 1899 का है और एक 1599 का है। दो बैचेस हैं, दोनों में अंतर क्या है? जो 1899 वाला बैच है इसके सब में दोनों ही में आपको जो मिलते हैं, दोनों बैचेस में जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रैक्टिस पेपर के हार्ड कॉपी मिलती है। प्रैक्टिस पेपर जितने भी प्रैक्टिस पेपर कराए हैं, मॉक टेस्ट, टारगेट टेस्ट, तो 52 टेस्ट पेपर्स की जो वो हार्ड कॉपी फॉर्म में मिलता है, इतना मोटा बंच मिलता है। ये 1599 1899 दोनों में। तो अंतर क्या है इसमें? विद अलॉन्ग विद प्रैक्टिस पेपर द पाथ टू विक्ट्री भी जा रही है घर पर। द पाथ टू विक्ट्री भी हम दे रहे हैं, ठीक है जी। जो 550 की किताब है वो उसमें 300 की हो जाती है, तो 250 का इसमें जो है वो ऑफर मिल जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। तो ये तो हुई एक बात ये वाली। और 250 की, हाँ, उतने का ही जो है उसमें स्टूडेंट्स को इस पे जो है एक एक ऑफर मिल जाता है दोनों बैचेस में। अब इसमें बैच में है क्या, कई सारे लोग ना इसमें हमारे पास, मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट केवल ये कह रहा है कि हमें ना प्रैक्टिस बैच के केवल पेपर दे दो, हमें नहीं चाहिए, हमारे बस की ना है, इस औरत के जो है वीडियोस भी झेल लें और ये कर लें, मतलब वो ऐसा कहते नहीं है लेकिन उनके मन में होता है हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम वीडियो देख लें, ये कर लें। तो बात ये है, देखिए, पहली बात, बड़ी मेहनत से बनाए हुए पेपर्स हैं जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। दूसरी बात, जब पेपर को समझाया जाता है ना तो इसमें जो वीडियोज़ हैं तो हर पेपर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अब जैसे मैं आपको ये बताऊं, मेरे सामने ये एक पेपर रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा अभी पायनियर जो टेस्ट सीरीज चल रही है मेरी जो है उसका टेस्ट 7 है। तो मैंने इसमें जो है जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया, एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मेरा ये था कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ नहीं समझाती, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ये था, जैसे आज ही ये क्वेश्चन आया था कि जो रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे हमने अपना क्वेश्चन ये वाला लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, द हाइफन इज शॉर्टर लाइन देन द डैश, द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, द अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता आंसर ऑल ऑफ द अबव, लेकिन फिर भी मुझे वो एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है कि हाइफन और डैश में अंतर क्या है, आई और ओ कैपिटल लिखे जाते हैं, अपॉस्ट्रोफी के जो है जब ओवर लिखा तो ई जो है वो हटा दिया। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग इज थॉट बाय सम क्रिटिक्स टू बी द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पोलोनियस इन हैमलेट।
तो जो इसका आंसर है मुझे वो समझाना पड़ा कि भाई ये किसको कहा जाता है, क्या है। तो एक चीज में दो तीन चीजें और स्टूडेंट्स को पता चलती हैं। एक बात मैं आपको बोलूंगी, अगर आप किसी उसमें, जैसे एक क्वेश्चन था अभी मेरे पास, स्टूडेंट्स के पास आया था, तो उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच था, उसमें लाइटोटीज आंसर दिया हुआ था, जबकि उसका आंसर लाइटोटीज नहीं था, मिटोनमी था। तो अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है या कोई चीज़ है, तो स्टूडेंट्स को हमें बताना पड़ता है कि भाई इसमें ये चीज़ है। अब मेटोनमी बताई तो वाइस कैप करके सारा मेटोनमी के बारे में बताया स्टूडेंट्स का, तो इट टेक्स टाइम। और लेकिन उसके साथ वो स्टूडेंट्स एक चीज़ नहीं सीखते हैं, एक क्वेश्चन में जहाँ पर समझाने वाली चीज़ आती है 3 से 4 पॉइंट सीख के जाते हैं। तो आप खुद मुझे बताओ कि अगर आगे आपको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो आपके पास जो है आप उससे करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई हम जो है अगर वीडियो देख लेते तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तो वो तब आपके लिए ये बैचेस हेल्पफुल है। अदरवाइज तो आप जो समझदार हैं वो तो बहुत समझदार हैं ही। तो ये जो है मैं आप लोगों को इसीलिए बता, क्योंकि मैं नोट्स ऐसे सेल नहीं करती, ना मुझे अच्छा लगता ना ये, क्योंकि इनके पेपर्स के आंसर्स भी जो है ना, वो आंसर्स नहीं आते स्टूडेंट्स के पास, वो गूगल ड्राइव लिंक जाता है, या वो उसमें क्या कहते हैं वीडियो में है। तो हम कोई चीज़ छुपा के नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपके पास मैं आपको यहाँ पर बताए, पैसा भी इसी चीज़ का है कि भाई अगर हम आपको वो चीज़ करवा रहे हैं तो पैसा भी इसी चीज़ का ले रहे हैं, समझाने का पैसा ले रहे हैं। और मुझे पता है कि मैं पढ़ाती तो अच्छा हूँ ही, तो फिर इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर रटने से कुछ नहीं होता। दूसरा ये एक बाकी यूपीटीजीटी लिटरेचर का वीडियो क्लासेस है, वीडियो वो तो लाइव चल रहा है, उसमें कुछ टेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी हुए हुए हैं, बाकी लाइव चल रहे हैं। ये वीडियो क्लासेस हैं भाई, आप ये मान के चलिए कि आपके पास 3 महीने लगभग हैं, 3 महीने में भी इंसान अगर तैयारी करना चाहे तो कर सकता है। हिम्मत होनी चाहिए तैयारी करने की, एक बात ये होनी चाहिए, करना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तो कर लोगे। ये सारे नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी में मिलते हैं, और उन्हीं को मिलते हैं जो ये भाई बैच खरीदते हैं। इंडिविजुअली नोट्स नहीं बेचते, ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी अपनी पॉलिसी है, ना हमारे नोट्स बेकार हैं, ना हमारे नोट्स का ये है कि अगर आप इसे अकेले खरीदेंगे, हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहे। हमारी पॉलिसी है, हम अपने नोट्स उन्हीं को देते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। इफ़ दे आर नॉट आवर स्टूडेंट्स तो वी डोंट सेल नोट्स टू देम, बात खत्म। ये हमारी पॉलिसी रहती है। तो भाई जिन्हें चाहिए वो उनको ये जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स के साथ हेल्पफुल रहते हैं, ये तो है ही कि अगर आप लेक्चर सुन लेते हैं फिर नोट्स पढ़ लेते हैं तो बहुत है। तो यही इसमें ये हमारा लिटरेचर का बैच है। आप सारे जो बैचेस हैं वो देख सकते हैं, आप इंग्लिश सूत्रा के जो ऐप है प्ले स्टोर पे उससे देख सकते हैं। अब इसके अलावा ये ग्रामर का है, ये बुक है जिसके आज जो द पार्ट टू विक्ट्री, जिसमें से मैं आज आपको वीनस एंड एडोनिस जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। और इसके अलावा ये एक बैच है, ये पूरा यूपीटीजीटी का है, 5500 का बैच है, जिसमें सारे नोट सब कुछ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे लेक्चर्स, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं भाई, क्योंकि वो उनकी भाई एक एक चीज़ उसमें समझाई गई है, वो चीज़ें भाई उसको आप, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, या कोई वर्ड मिसप्रिंट होता है, या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, तो पता कैसे चलता है? लेक्चर्स के माध्यम से पता चलता है। तो ये है, इसमें भी सारे नोट सारी चीज़ें मिलती हैं। अब इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को वीनस एंड एडोनिस के बारे में पढ़ाऊंगी, और वीनस एंड एडोनिस है ये रही पोयम। तो वीनस एंड एडोनिस का नाम तो आप सभी ने सुन रखा होगा, विलियम शेक्सपियर की बहुत ही फेमस पोयम है, जिसे उन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी कहा है। टाइप ऑफ वर्क देखिए, यहाँ से हम ये शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस एक नैरेटिव पोयम है। अब आपको सबसे पहले मैं ये समझाऊं कि नैरेटिव पोयम का मतलब क्या होता है। नैरेटिव पोयम का मतलब होता है कहानी कहती हुई पोयम। जो कहानी कहती हुई पोयम होती है ना, उसको बोलते हैं नैरेटिव पोयम। तो पहली बात, विलियम शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस एक कहानी कहती हुई पोयम है। इट सेंटर्स ऑन द इन्फैचुएशन ऑफ वीनस, मतलब ये कहानी कहती है वीनस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, गॉडेस ऑफ लव के एक प्रेमाकर्षण के बारे में है। और विद अ यंग मोर्टल, जो प्यार करती है, वीनस किससे प्यार करती है? एडोनिस से, जो कि सिंबल ऑफ मेल ब्यूटी माने जाते हैं, एडोनिस से प्रेम करती हैं। द स्टोरी ओरिजिनेटेड इन ग्रीक मैथोलॉजी, कहाँ से ली गई है कहानी? ग्रीक मैथोलॉजी से ली गई है। और ओवर द सेंचुरीज पोएट्स एंड अदर राइटर्स रीटोल्ड द स्टोरी। फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा जो लिखा हुआ है
ये द पाथ टू विक्ट्री में से लिया गया है। पाथ टू विक्ट्री में इस तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन करा गया है, जो मैं आपको यहाँ पर आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, पूरा लिखा हुआ एक्सप्लेन मैं आज इसको कर रही हूँ। उसमें पाथ टू विक्ट्री में ये इसके अलावा और जो उनकी पोएम्स हैं, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस है और लवर्स कंप्लेंट है, ये भी सारी पोएम्स उसमें दी हुई है। Over the centuries, poets and other writers retold the story, interpreting it in new ways and adding new details. मतलब इस को नई नई डिटेल्स के साथ जो क्रिटिक्स हैं वो इसके बारे में बताते रहते हैं। इस पोएम में बहुत सारे सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एपिक पोएम, एपिक की क्वालिटीज इसमें देखने को मिलती हैं। हालांकि एपिक ये है नहीं, होमर का इलियड, वर्जिल के एनियड यहाँ पर, और जो है इसको हम लिटिल एक एपीलियन भी कह सकते हैं। एपीलियन का मतलब क्या होता है, अगर आप ये वर्ड देखो एपीलियन, तो इसका मतलब होता है लिटिल एपिक। ठीक है, और ये कहते हैं, ये देखिए एक वर्ड, ये एक क्वेश्चन है, फ्रेडरिक ऑगस्ट वुल्फ was said to have invented the word एपीलियन। एपीलियन का मतलब होता है लिटिल एपिक, छोटा सा एपिक। और ये किसके द्वारा जो है ये वर्ड लिया गया, कॉइन करा गया है, जो है फ्रेडरिक ऑगस्ट के द्वारा। और वीनस एंड एडोनिस में एक ये कहानी सुनाती है, क्योंकि एपिक की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये माइथोलॉजिकल बीइंग्स के बारे में बताती हैं। इसकी लाइंस जो है वो वर्ड्स में दी गई हैं। तो अब आप इसमें एक और चीज़ देखिए कि वीनस एंड एडोनिस में 1194 लाइंस है। देयर आर 1194 लाइंस। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस 1593 में, जब प्ले थिएटर्स बंद हुए थे प्लेग की वजह से, तब ये लिखी है। और ये जो पोएम है इसके बारे में बात करें तो ये जो पोएम है इसका जो मेन सोर्स है वो मेटामॉर्फोसिस, ओविड के द्वारा लिखी हुई जो पोएम है मेटामॉर्फोसिस, उसमें की 10th बुक जो है वो इसका सोर्स है। मेटामॉर्फोसिस ओविड का लिखा हुआ एक, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि परिवर्तन। और शेक्सपियर जो है वाज नो डाउट फैमिलियर विद ओरिजिनल ओविड्स ओरिजिनल लैटिन रेंडरिंग ऑफ द टेक्स्ट। ही प्रोबेबली रिलाइड मोर हैविली ऑन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखिए शेक्सपियर ओविड के मेटामॉर्फोसिस से भले ही वो परिचित थे, लेकिन उन्होंने जो बेसिकली जो उनका सोर्स रहा है लिखने का, वो था आर्थर गोल्डिंग ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है, वहाँ से लिया है। तो ये जो है इसके अलावा शेक्सपियर में ऑल्सो हैव कंसल्टेड बुक 3rd ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की जो बुक 3rd है वो भी इसका प्रोबेबल सोर्स हो सकता है। और कई सारे सोर्सेस से ये पोएम जो है वो ली गई है। इसके बारे में अगर हम बात करें फॉर्मेट ऑफ द पोएम, तो वीनस एंड एडोनिस में 199 स्टेंजास हैं, 6 लाइन है। 6 लाइन का स्टेंजा इसमें है, 7 लाइन का स्टेंजा रेप ऑफ ल्यूक्रीस में यूज हुआ है, और ये 6 लाइन स्टेंजा है। इसको ही उन्होंने द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है। शेक्सपियर ने ये कहानी जो है एक रूरल लोकेल में जो है वो कही है, जहाँ गॉड्स और गॉडेसेस जो हैं वो माउंट ओलंपस पे रहा करते थे, और वो लोग जो हैं बहुत मतलब गॉड्स और ह्यूमन बींग्स आपस में इंट्रैक्शन किया करते थे। तो एक्शन की शुरुआत होती है एक दिन, मॉर्निंग ऑफ वन डे, और उसी अगली मॉर्निंग पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि 24 घंटे का एक्शन है। द लोकल अबाउंड्स इन वाइल्ड लाइफ की जो ये दिखाया है, जस्ट पोएम का जो हिस्सा दिखाया है उसमें वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ दिखाया है। तो कहानी शुरू करते हैं कि जब एडोनिस की बात करें तो इमेजिन करिए एक इतना खूबसूरत नौजवान जिसके जैसा सुंदर कोई पूरी धरती पे कोई नहीं है। हालांकि वो अभी सिर्फ बटा बॉय, अभी वो लड़का ही है, अभी ही इज नॉट अ मैन, और लेकिन वो इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर वीनस भी उसके प्रति आकर्षित हो जाती है। एक दिन जब वो उसको कन्फ्रंट करती है, जब ही इज गोइंग फॉर हंटिंग, जब एडोनिस हंटिंग के लिए जा रहा है, तो शी टेल्स हिम दैट ही इज थ्राइस फेयर देन माई सेल्फ, कि वो कहती है, उसे कहती है दैट ही इज, वो कहती है उसे कि तुम मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत। ही शी सेज द फील्ड्स चीफ फ्लावर, वो कहते हैं इतने सुंदर हो तुम, मतलब बहुत ही खूबसूरत हो। When she invites him to sit with her to receive her kisses, he refuses for he is frosty in desire. और जब वो उसको किस करना चाहती है तो वो
अभी उसकी ही इज नॉट एट ऑल पैशनेट टूवर्ड्स वीनस, ही इज मोर इंटरेस्टेड इन हंटिंग देन शोइंग लव टू वीनस। वीनस उसको घोड़े से उतारती है एंड उसके गाल को थपथपाती है। वट एवर वर्ड्स ऑफ प्रोटेस्ट यहाँ पर दिखाया है कि वीनस ट्राइज जो मतलब आर लेवल बेस्ट टू अट्रैक्ट एडोनिस टूवर्ड्स हर। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं ही मस्टर शी मर्डर्स विद अ किस व्हेन ही ब्रीथ्स शी फीड इट ऑन द स्टीम एज ऑन प्रे शी वूज हिम फर्दर ऑन एंड ऑन रिलेंटलेसली। वो उसको बहुत ज़्यादा परसुएट करने की कोशिश करती है अपने हनी कोटेड शब्दों से, लेकिन एडोनिस जो है वो बिल्कुल मतलब ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड। तो इवेंचुअली वो कहता है फाई नो मोर ऑफ लव द सन डॉट बर्न माई फेस। वो कहता है ये सूरज की किरणें मेरे चेहरे को जला रही हैं, बस बहुत हो गया, आई मस्ट रिमूव, मुझे जाना चाहिए। आफ्टर हिज हॉर्स अ हैंडसम पेल्फ्रे रन ऑफ टू वू अ जेनेट एडोनिस स्कोल्ड्स द लव गॉडेस। और उसका जो एडोनिस का घोड़ा है ना वो भी जो है भाग गया है। तो कहता है फॉर शेम लेट गो एंड लेट मी गो। वो कहता है जाने दो मुझे, माई डेज डिलाइट इज पास्ट माई हॉर्स इज गोन। कि मेरा जो माई डेज डिलाइट की डी एलिट्रेशन कि मेरा जो दिन का एक खुशी थी वो जा चुकी है। माई हाउस इज गॉन, मेरा घोड़ा जो है वो भाग चुका है। एंड इट्स योर फॉल्ट, और ये तुम्हारी गलती है। आई एम bereft हिम, कि मैं उससे वंचित हो गया हूँ। आई प्रे यू हेंस, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ लीव मी हियर अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वीनस उससे कहती है कि तुम अपने घोड़े से ही कुछ सीख लो। तो मतलब दिस पोएम इज एमोरस पोएम, दिस इज ये एक एमोरस पोएम में आती है। और एडोनिस जो है उसकी एक ही डिजायर है, जस्ट टू गो फॉर हंटिंग। और वहाँ पर एडोनिस जो है वो एक बोअर, जो जंगली सूअर होता है, उसको उसको जो है वो हंट करना चाहता है। तो वो उससे अपना वीनस से अपना पीछा छुड़ा के एडोनिस चला जाता है। और जो है उसके बाद यहाँ से ये पूरी जो है ये इसकी लाइंस हैं, और ये पूरी पोएम की लाइंस हैं जो इसमें दी गई हैं। और वो ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें सुबह हो जाती है, वीनस जो है ना, पता नहीं इसको दिल घबरा रहा है। तो वीनस जो है ना हंट अभी भी जो शिकार है वो चल रहा है। जो शिकारी कुत्ते हैं दे आर बार्किंग। और वीनस जो है ना जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जो बोआ है उसके मुंह पर जो है वो खून लगा हुआ है। whose frothy mouth be painted all with red like milk and blood। ऐसा लग रहा है फ्रॉदी मतलब झाग है, और ऐसा लग रहा है मिल्क एंड ब्लड जो है मिक्सड हुआ हुआ है। तो डॉग्स रन अबाउट इन फ्रेंजी, कुत्ते जो हैं पागलों की तरह भाग रहे हैं। एडोनिस, वो पूछती है वेयर इज एडोनिस, एडोनिस कहाँ है। शी फियर्स द वर्स्ट, उसको डर लगता है कि कहीं एडोनिस की मृत्यु तो नहीं हो गई। व्हेन शी हियर्स अ मेरी हॉर्न, लेकिन जब वो ना एक मेरी हॉर्न, हॉर्न मेरी नहीं होते हैं, लोग होते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट है ये। तो वो ना एक उसको लगता है कि अरे जो बिगुल बजाने वाले हैं, जो हॉर्न शंख बजाने वाले हैं, ये एक हैप्पी धुन जो है बजा रहे हैं, तो शायद एडोनिस जिंदा है। तो वो भाग कर उस आवाज की तरफ जाती है। एंड इन अ हेस्ट अनफॉर्चुनेटली स्पाइज द फाउल boar's conquest on her fair delight, which seem her eyes as murdered with the view, like stars ashamed of day themselves withdrew। लेकिन वहां एडोनिस की बॉडी पड़ी और जो है वीनस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। एडोनिस has been killed, उसको बुरी तरीके से उसको धेड़ दिया गया है, वो मर चुका है। वीनस डिवस्टेटेड हो जाती है। alas poor world what treasure has thou lost। वो कहती है कि ओ दुनिया, तुम्हें नहीं पता इतना सुंदर प्राणी तुम्हें छोड़कर जा चुका है। what face remains alive that's worth the viewing। अब क्या रह गया दुनिया में देखने के लिए, जो खूबसूरत चेहरा था वो तो चला गया। whose tongue is music now what canst thou boast। कि अब किसकी तारीफ होगी। ऑफ थिंग्स लॉन्ग साइलेंट सिंस और एनीथिंग इन स्विंग, अब कुछ भी देखने लायक नहीं बचा है। तो एडोनिस के खून से एक पर्पल कलर का फ्लावर निकलता है। शी प्लक्स इट अप सो दैट शी कैन कीप इट क्लोज टू हर हार्ट। वो उस फ्लावर को तोड़ लेती है जिसे वो अपने पास रख सके। And then tired and careworn, she leaves in her chariot drawn by silver doves। फिर वो अपने चैरियट में बैठकर चली जाती है। टू immure herself and not be seen। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो किसी को दिखना नहीं चाहती। और वो ये बात कहती भी है कि जो ये शेक्सपियर ने भी कहा है
द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। हालांकि ये इसकी लाइंस नहीं है, लेकिन वीनस जो है वो यही कह जाती है कि एज शी डिडंट रिसीव हर लव सो डज द लवर, कि और लवर्स को भी उनका प्यार इतनी आसानी से ना मिले। तो जो हम बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस की, तो वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की अगर इसका बात करें तो सबसे पहले इसको कहा है उन्होंने फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। इस पोएम को मेटामॉर्फोसिस, ओविड के मेटामॉर्फोसिस की 10th बुक से लिया गया है, और इसकी प्रोबेबल सोर्स फेरी क्वीन भी हो सकती है। इसे 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, और ये पोएम में 199 स्टेंजाज हैं, और ये पोएम एक एमोरस पोएम है। इट्स अ लव पोएम, और एक एमोरस जो है वो पोएम है। तो ये था वीनस एंड एडोनिस। ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया है, मैंने अभी आपको बताया। द पाथ टू विक्ट्री में जो शेक्सपियर जो हमने क्योंकि पार्ट टू विक्ट्री एक वो बुक है जिसके अंदर लिटरेचर का सेक्शन है, ग्रामर का सेक्शन है, और टेस्ट पेपर्स भी हैं। तीनों चीज़ इसके अंदर हैं। और लिटरेचर वाले सेक्शन में लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, चारों राइटर्स हैं, उनके क्वेश्चंस भी हैं। फिर जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें ग्रामर क्या थ्योरी है, और ग्रामर के जो हैं वो प्रैक्टिस पेपर्स है, मतलब ग्रामर जो हर उसे कुछ इंडिविजुअली टेस्ट उनके जो भी टॉपिक है उसके पे क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद लास्ट सेगमेंट में कुछ प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो है नॉन फाइनाइट्स। अब ये भी पार्ट टू विक्ट्री के हैं। अगर आप नॉन फाइनाइट्स के बारे में जानते हैं तो नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक होते हैं फाइनाइट वर्ब और एक होते हैं नॉन फाइनाइट्स। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू जो है टाइम चेंज होते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट्स कौन कौन से होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं, जेरेंड्स होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं। ये टाइम ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या टाइम चेंज नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो नॉन फाइनाइट्स हैं, अब वहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, यू ऑलवेज एम टू अचीव हायर गोल टू सक्सीड इन लाइफ। क्वेश्चन में गलती क्या है, ये भी द पार्ट टू विक्ट्री के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात, यू ऑलवेज, अब यहाँ पे ये एम वर्ड आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद प्रेपोजिशन लगता है एट, पहली बात। इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा, प्रेपोजिशन लग गया एट। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब लगता है वो लगता है जेरेंट। वैसे भी प्रेपोजिशंस के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जेरेंट। क्यों? क्योंकि जेरेंट को वर्बल नाउन कहा जाता है। जेरेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन, ठीक है दी। तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंट आता है। तो यू ऑलवेज एम एट, अचीव नहीं आएगा, यहाँ आएगा अचीविंग, तो ये हो गया जेरेंट, ठीक है जी। ये याद, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ याद रखिएगा। शी वॉज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, देखने में लग रहा है सही है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप देखें, शी वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। और अभी मैंने आपको जो चीज़ बताई वो याद रखिएगा। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, क्या आता है प्रेपोजिशन के बाद? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या जेरेंट आएगा। तो क्या क्या आएगा? अब यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, वर्ब को क्या कर दो, चेंज कर दो। इन्फिनेटिव है, किस में चेंज कर दो, जेरेंट में। तो क्या आ जाएगा, क्वालिफाइंग। शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग क्या है, दैट्स अ जेरेंट। The civilians were prohibited to attend the shooting competition in military area. अब आप यहाँ पर ये देखिए कि prohibited के साथ क्या आना चाहिए। prohibited जो वर्ड है उसके साथ क्या लगाएगा, कहाँ पर एरर है आपको ये देखना है। the civilians were prohibited from, तो यहाँ पर to attend infinitive नहीं आएगा, बी पार्ट में है, यहाँ लगाया और इसमें जेरेंट कर दिया। the civilians were prohibited from attending the shooting। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी द बैग बिकॉज इट कंटेन्स फ्रेजाइल मटीरियल। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, तो पहली बात, एक इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, एक होते हैं इन्फिनेटिव्स और एक होते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो होता है 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं कहेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं वो केवल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, उन्हें इकट्ठा लिखना चाहिए, उनको ना स्प्लिट नहीं करना चाहिए। अगर आप उन्हें स्प्लिट कर देते हो तो वो
ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माने जाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी, अब आपको क्या करना है, यहाँ से केयरफुली हटा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी, एक साथ हो गए, द बैग केयरफुली, यू आर रिक्वेस्टेड टू कैरी द बैग केयरफुली बिकॉज इट कंटेन्स, हाउ का जवाब दे रहा है तो बैग के बाद लगाओ उसको, तो स्प्लिट नहीं करेंगे, स्प्लिट इन्फिनेटिव नहीं होना चाहिए। लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट नो एरर, क्या गलती है इस सेंटेंस में? देखो भाई, अगर नॉन फाइनाइट ढंग से पढ़ रखा होगा ना तो इन क्वेश्चन को आंसर करना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, और अगर रट रट के कर रखे होंगे और ये क्वेश्चन 36 बार किसी और किताब में भी पढ़ रखे होंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए, और एक एक ये भैया क्वेश्चन बदल के आ जाए तो क्या करेंगे। लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट, पहली बात देखो जी, एक होता है कि परफेक्टिव इन्फिनेटिव, परफेक्टिव इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्टिव इन्फिनेटिव कहते हैं। कहाँ यूज होता है कि जब एक काम पहले और एक काम बाद में हुआ हो। लास्ट नाइट शी इंटेंडेड, कल रात उसने अपनी मंशा बताई टू हैव लेफ्ट की बाहर जाने की, तो भाई मंशा जो है वो बताई, और जो काम पहले खत्म हो जाएगा उसमें आप परफेक्टिव इन्फिनेटिव लगाते हो, तो भाई लास्ट नाइट शी उसकी इच्छा बताइए जाने की, तो अभी गए थोड़ी हैं, गए थोड़ी हैं, अभी ये काम हो थोड़ी गया, मंशा ही तो बताई है ना, तो जो काम हुआ नहीं वहां पे आप परफेक्टिव इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, तो आएगा यहाँ पे टू लीव। परफेक्टिव इन्फिनेटिव तब लगाते हैं कि जब ये वाला काम बाद में हो और ये वाला काम पहले हो जाए। जैसे अगर हम बोलते हैं ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द वॉच, तो मना बाद में करेगा, चुराएगा पहले, तो वहां परफेक्टिव इन्फिनेटिव लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, शी वॉज लेट टू डू वॉट एवर शी लाइक्ड, पहली बात लेट के बाद जो होता है कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आता, बेयर इन्फिनेटिव आता है। शी वॉज लेट डू वट एवर शी लाइक्ड। क्वेश्चन नंबर 7, शी वॉज फॉरबिडन फ्रॉम मूविंग आउट, फॉरबिडन के साथ इन्फिनेटिव लगाते हैं, शी वॉज फॉरबिडन टू मूव आउट, शी वॉज फॉरबिडन टू मूव आउट, फॉरबिडन के बाद इन्फिनेटिव, शी वॉज फॉरबिडन टू मूव आउट। क्वेश्चन नंबर 8, ही कांट टॉलरेट बियर एनीबडी टॉकिंग नॉनसेंस है ये, वैसे तो इसमें सेंटेंस में आपको बियर्स के हिसाब से लग रहा होगा कि ये गलती है, मगर गलती इसमें यही नहीं है, केवल यहाँ पर गलती ये है, अगर आपको जेरेंड दिख रहा है तो जेरेंड के ठीक पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है, या पजेसिव नाउन आता है, या उसमें प्रोनाउन आता है, तो यहाँ आएगा एनीबडीज टॉकिंग नॉनसेंस, यहाँ आएगा एनीबडीज टॉकिंग नॉनसेंस, ये यहाँ पर आएगा क्योंकि जेरेंड के पहले पजेसिव केस यूज होता है, पजेसिव नाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, तो एनीबडीज, ठीक है, तो एनीबडीज टॉकिंग नॉनसेंस होगा। ही इज अंडरस्टूड टू लीव इंडिया फॉर गुड लास्ट ईयर, 9th क्वेश्चन है। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, अच्छे के लिए नहीं होता है, इट मीन्स हमेशा के लिए। अब ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया पिछले साल ही छोड़ के चला गया, अब छोड़ के जाएगा पहले माना जाएगा बाद में, ये काम बाद में, ये काम पहले, ठीक है, ये काम ये वाला काम पहले, ये काम पहले खत्म हो गया, तो कौन सा लिखना है, परफेक्टिव इन्फिनेटिव, तो क्या आएगा, टू हैव लेफ्ट, ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, और फ्रूटफुल तब होगा जब आप लोग उसको फ्रूटफुल बनाना चाहोगे। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टकट, क्योंकि जितना आप अपना टाइम और एनर्जी जो है वो शॉर्टकट ढूंढने में लगाओगे, उससे तो आप सिंपल रूट से भी पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि इंग्लिश सूत्र आपके लिए हेल्पफुल तब है जब आप शॉर्टकट ना ढूंढे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं कह सकती ना कि तुक्का लगाएं कैसे, ये करें कैसे और रट के कर लें, भाई देखो इतना कैसे रटोगे, तो समझना जरूरी है, समझ के थोड़े में भी बहुत सारा हो जाता है, और रटने पे तो यही नहीं याद रहता कोई पढ़ा क्या था। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपके भविष्य के लिए बेस्ट विशेस, और आप जो हैं, जो आपका मन है, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिले।
जॉब के बारे में कह रही हूँ मैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।